बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याहिया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं ईटा का एक टेस्ट जो है एनएमडी कैट का एक मॉडल टेस्ट जो आज मैंने डिस्कस करना है। ये टेस्ट जो मैंने बनाया है ये चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स में और चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाया है। थर्मोडायनामिक्स में हाफ एमसीक्यूज बनाए हैं और हाफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाए हैं। और इसमें मैंने पीएमडीसी का या पीएमसी जो है इसका एक सिलेबस जो अभी रिसेंटली फाइनलाइज हुआ है उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। इसमें कुछ ऐसी एमसीक्यू है जो प्रीवियस टेस्ट से उठा के मैंने इस टेस्ट में दे दी है। तो आज से हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू जो है इस टेस्ट का वो स्टार्ट होता है 123 से और इसमें लिखा गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p यानी प्रेशर में क्या होगा। तो 123 एमसीक्यू में 123 में ये आ चुका है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो ग्राफ में आपको पता है कि थर्मोडायनामिक्स वाले ग्राफ में हमेशा y एक्सिस पर प्रेशर होता है और x एक्सिस पे वॉल्यूम होता है। तो ये बॉयल्स लॉ के दरमियान एक रिलेशन है। अब उन्होंने इधर प्रेशर नहीं, अगर ये प्रेशर होता तो हमारे पास जो ग्राफ आता वो कुछ इस तरह आ जाता, ऐसे हाइपरबोलिक ग्राफ आता, ऐसे आता। लेकिन ऐसा है नहीं। तो उसमें लिखा है कि जो ग्राफ हमारे पास गिवन है 1/p, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये दी गई है। आपको मालूम है अब यहां p की जगह 1/p है और ये है v। अब हम उसको कैसे करेंगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ग्राफ स्ट्रेट। तो क्वेश्चन में लिखा है 123 में कि अगर हमारे पास x एक्सिस पर वॉल्यूम है और y एक्सिस पर 1/p है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो आपने इस बात का अंदाजा लगाना है कि 1/p है, नॉट p नहीं है, 1/p है। सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें 123 में ऑप्शन ए आ रहा है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 124 में ऑप्शन बी आता है। इसका स्टेटमेंट पहले सुनो। Which one is not thermodynamical variable? तो आपको पता है कि thermodynamical variables क्या होते हैं? Those variables which describe the state of a system, whether it is inside or outside. अब इसमें thermodynamical variable आ गए, state variable नहीं, thermodynamical variable। इसमें state variable और वो जो state variable नहीं है सब आ गए। इसमें आपको पता है ऑप्शन में लिखा है which one is not thermodynamical variable? इंटरनल एनर्जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज नॉट ए थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट बिकॉज ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें 124 में ऑप्शन बी आता है। फिर थर्ड में लिखा है 125 में विच क्वांटिटी इज अ स्टेट फंक्शन, विच क्वांटिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं है। पहले से तो ये देखो व्हाट इज स्टेट फंक्शन? Those variable which describe the state of a system, like internal energy सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, टेम्परेचर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ डिस्क्राइब करता है। दो चीजें ऐसी है जो सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं करता और वो है वर्क एंड हीट एनर्जी। ये दो क्वांटिटी स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो इसमें लिखा है विच वन इज नॉट ए थर्मोडायनामिक, विच क्वांटिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो इसमें हीट सप्लाई आता है। हीट सप्लाई 125 में ऑप्शन बी आता है। सारी इसको ऑप्शन बी कर ले, दैट इज ऑप्शन बी। फिर उसमें लिखा है 126 में द वैल्यू ऑफ गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस। आपको पता है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा कॉमन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबुलेटेड फॉर्म में है। गामा क्या चीज है? तो आपको पता है कि 126 में गामा जो है, गामा एक कांस्टेंट है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और ये क्या चीज है? दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हर गैस के लिए अलग है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू गामा की जो है दैट इज 1.61 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। फिर ये 1.4 है फॉर डाई एटॉमिक गैस
और फिर 1.3 है फॉर पॉली एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस कौन सा है? लाइक हेलियम। अब हेलियम के लिए ये सबसे ज्यादा है, नियॉन के लिए ये सबसे ज्यादा है, जबकि डायटोमिक में O2 आता है, N2 आता है एंड सो ऑन, इसके लिए 1.4 है। एंड सिमिलरली 1.3 फॉर पॉलीएटॉमिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, मीथेन, ये सारे गैसेस उनके लिए ये डिफरेंट होगा। तो इस तरह ये बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो अक्सर मुख्तलिफ टेस्ट एंट्रांस टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 126 में लिखा गया है कि गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए क्या है? ये है 1.4। अब इस तरह डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है और मैंने अपने लेक्चर को विद इन 1 आवर में खत्म करना है। फिर उसके बाद 127 नंबर एमसीक्यू में इसमें स्टेटमेंट क्या है? द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक सिस्टम में एक्सपेंशन नहीं आएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। लाइक थर्मास बॉटल, आपने उसमें चाय डाल दिया तो वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट। अब इस दौरान कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन विल बी जीरो। तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जीरो होता है? द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। 127 में ऑप्शन नंबर सी आता है। 127 में ऑप्शन नंबर सी आता है। मैंने ऑप्शंस को अभी तरीके से ठीक करना होता है। फिर उसके बाद लिखा है 128 में जो लिखा है इन विच प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो आपको पता है कि थर्मोडायनामिक में हमारे पास जो इक्वेशन है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये थर्मोडायनामिक का इक्वेशन है। कहता है कि ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट हम जितना देते हैं, जितना हीट हम सप्लाई करते हैं वो टोटल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता है कि ये तब ऐसा होगा जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए, इंटरनल कन्वर्जन ना हो। तो इंटरनल एनर्जी कब कांस्टेंट होती है? अगर एक सिस्टम आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें अगर हम लोग देख लें तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा। तो उसमें ये टर्म जीरो होगा और जितना हीट हम दे रहे हैं इट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये सारा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये 128 में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब 1 मिनट ब्रेक करते हैं। ओके, ये डस्टर थोड़ा दूर पड़ा था इसलिए मैंने उसको जो है वो लेकर आया। अब दोबारा इधर ही रख लेता हूं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 129 में 129 हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। 129 में सी आता है। 129 में आता है सी। तो कैसे आता है सी? हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन। आपको पता है कि एक पॉइंट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है। तो आपके पास जो हीट है और एंड वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी जिस पाथ पर हम उसको ले जा रहे हैं, एक सिस्टम को स्पेंड कर रहे हैं, तो ये उसी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और हीट वर्क के अलावा बाकी जितने थर्मोडायनामिकल वेरिएबल है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता। अब ये क्या है? ये पाथ फंक्शन है। और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, एंट्रोपी हमारे पास है, टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है, वगैरह वगैरह। ये सारे पॉइंट फंक्शन है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 130। आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच
फ्री एक्सपेंशन टेक प्लेस, ये भी नहीं है। वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी नहीं है। नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है? 130 में जो आता है वो ऑप्शन सी आता है। इसमें कहता है आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसमें वर्क डन भी नहीं होगा। नो मैकेनिकल वर्क इज डन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब उसके बाद आता है 131 में 131 एडिशन ऑफ हीट टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट। अब 131 में क्या आ रहा है? 131 में, अब 131 में जो आ रहा है दैट इज जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर एक सिस्टम को हीट देते हैं तो पहला ऑप्शन है रेजिंग इट्स टेम्परेचर विद नो वर्क। टेम्परेचर राइज होगा, ये तो ठीक है, लेकिन वर्क डन नहीं होगा, ये गलत है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। दूसरा रेजिंग इट्स प्रेशर, लेकिन स्टेटमेंट पूरा नहीं है। आप प्रेशर कांस्टेंट है तो दूसरा तो गलत है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये कह रहा है कि रेजिंग प्रेशर। ऑप्शन सी में लिखा है रेजिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगी, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो ऑप्शन डी ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम उसमें कांस्टेंट प्रेशर पर हम एनर्जी भी देते हैं, सिस्टम भी एक्सपेंड हो रहा है और इस तरह वर्क डन भी हो रहा है। उसके बाद लिखा है 132 में लिखता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। एक बड़ा अहम टॉपिक देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, मास तो कंजर्व नहीं है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ मास तो इसमें है नहीं, वैसे होता है मास कंजर्व, लेकिन इधर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ कंजर्व है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का असल पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद लिखा है 133 में इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो हम पढ़ते हैं कि आइसो का मतलब है सेम, थर्म मींस टेम्परेचर, तो इसका मतलब है द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? वो डायरेक्टली है, जब इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल टेम्परेचर में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल आल्सो रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा है 134 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आप देख ले उसका इक्वेशन अगर आप देख ले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू है इसमें, तो इसमें लिखा है 134 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फर्निशेस, ये किस चीज के दरमियान रिलेशन है? ये हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क एंड उसके प्रॉपर्टीज के दरमियान एक रिलेशन है, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आता है इसमें 134 में, ऑप्शन बी आ रहा है। तो इसमें लिखा है कि हीट और वर्क में रिलेशन है, नहीं, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ये ठीक है, वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ये भी नहीं है, वेरियस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वो भी नहीं है। आपको पता है कि इस टेस्ट का जो पीडीएफ फॉर्म है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले डाउनलोड करें और उसके बाद जो है वो आप लिख सकते हैं। आखिर में मैंने इसका सोल्यूशन अलॉन्ग विद टेस्ट डिस्कशन वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप वहां से डाउनलोड करके उसको फिर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे लिखता है 134 के बाद 135 में 135 ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच। क्लोज सिस्टम क्या होता है? आप एक बॉटल में पानी डाल दो और उसके ऊपर ढक्कन बंद कर लो, टाइट बंद कर लो ढक्कन को, उसको आप धूप में ले जाओ, धूप में रखने से ये गर्म होगा और फिर फ्रीजर के अंदर रखो तो ठंडा हो जाएगा। तो एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है क्लोज सिस्टम में, लेकिन मास जो है ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, न बाहर मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं न अंदर वाले मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं। सो इस केस में जो हमारे पास थर्मोडायनामिक क्लोज सिस्टम है उसमें मास ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता बाउंड्री के जरिए, बाउंड्री से ना अंदर आ सकता है ना बाहर, जबकि एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। तो अब इस सिस्टम के ऑप्शन क्या है?
मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू दो एनर्जी में डू सो। मास अंदर बाहर नहीं जा सकता जबकि एनर्जी जा सकती है। तो 135 में ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आया। अब इसके बाद आते हैं, मैं फिर से इसको मिटाता हूं अगेन, यही से डस्टर उठाते हैं। लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूं तो बड़े एहतियात के साथ, इधर माइक भी लगाया है, ऐसा ना हो कि गिर जाए। इसी से की वजह से मेरे कई मोबाइल जो है वो टूट चुके हैं। एनीहाउ, फिर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसको मिटाते हैं। देखो, इसमें मैं आपको ट्रैक और थोड़ा सा डिस्कशन सिखाता हूं, इतना डिटेल वो मैं नहीं जा रहा क्योंकि वैसे तो हर चीज पे पूरा पूरा लेक्चर पढ़ा है इसका। फिर उसके बाद लिखा है 135 के बाद आता है 136 थर्मोडायनामिक में। इस क्वेश्चन में क्या मांगा है, ये न्यूमेरिकल है। 2020 और 2021 में जो न्यूमेरिकल्स आए थे, मैं उन न्यूमेरिकल्स को इस टेस्ट में मैंने डाला हुआ है। लिखा है कि 110 जूल हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। अब आते हैं, ऑप्शन सी आता है, लेकिन कैसे आता है? पहले तो देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम। अब हीट गिवन है, हीट, तो हीट जब हम सिस्टम को देते हैं ये पॉजिटिव होगा, 110 जूल। फिर लिखा है इंटरनल एनर्जी 40 जूल है। इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। द अमाउंट ऑफ वर्क, ये वर्क मांग रहे हैं। अब वर्क का फार्मूला क्या है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। डेल क्यू कितना है? इधर 110। डेल्टा यू क्या है? 40। ये तो वर्क तो फाइंड करते हैं 40। डेल डब्ल्यू सब्ट्रैक्ट करो, 110 में से 40 चला गया, कितना बचा? 70 जूल। वर्क डन इज 70 जूल। 70 जूल इज वर्क, ये हो जाएगा वर्क डन, दैट इज 70 जूल। 136 में ऑप्शन नंबर सी आता है। 137 में आप देखो, द वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस solvably depends on work done in adiabatic change. It change in a gas solvably depends on। अब 137 में अगर हम लोग देख ले ऑप्शन ए, चेंज इन टेम्परेचर, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रहा है? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, नॉन ऑफ देम चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चेंज इन एनर्जी है। यहां जरा देख लो, 137 में हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें आप अगर आप देखें डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसमें ये हीट जो है ना, हीट ये 0 है, और डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये डेल्टा यू उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू वर्क डन, ये आएगा। अब डेल्टा यू के साथ ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी के साथ टेम्परेचर कनेक्टेड है। इंटरनल एनर्जी अगर आप सिस्टम कंप्रेस करें तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप सिस्टम एक्सपेंड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर भी कम होता है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। जब टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल एनर्जी कम होता है तो वर्क पॉजिटिव है। जब टेम्परेचर एनर्जी बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इसमें ऑप्शन 137 में ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद 138 में आएगा, which of the following process is used to do maximum work done on an ideal gas if it is compressed to half of the initial volume। अगर आप एक सिस्टम को कंप्रेस कर ले, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं। ये क्वेश्चन आता है कि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में ज्यादा होता है, आइसोथर्मल में ज्यादा होता है, आइसोकोरिक में ज्यादा होता है, आइसोबैरिक में ज्यादा होता है, कौन सा है? 4 प्रोसेस है। सबसे ज्यादा वर्क ये एडियाबैटिक में आइसोबैरिक में होता है, दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल में, तीसरे नंबर पे एडियाबैटिक में, और चौथा तो आइसोकोरिक है, उसमें तो होता नहीं है।
तो सबसे ज्यादा वर्क आइसोबैरिक प्रोसेस में है, दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल है, तीसरे नंबर पे एडियाबैटिक है, चौथे नंबर पे आइसोकोरिक है, लेकिन उसमें वर्क जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें लिखा है किस किस में वर्क ज्यादा है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक ऑप्शन सी, 138 में ऑप्शन सी आता है। सो अब ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन। अब इनको मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि हम अगले एमसीक्यू की तरफ चल सकें। चलो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी मिटाते हैं। जल्दी जल्दी मैं करता हूं ताकि ये जल्दी खत्म हो। ओके, 139 में, अब 139 में विच ऑफ दिस इज कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क नहीं होता। इधर उन्होंने क्या लिखा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट है? तो पहला ऑप्शन है टोटल हीट, दूसरा ऑप्शन है वर्क डन, तीसरा ऑप्शन है एंट्रोपी, चौथा ऑप्शन है ऑल आर रॉन्ग। सारे रॉन्ग है, क्योंकि टोटल हीट तो कांस्टेंट नहीं है, वर्क डन भी जीरो है, उसमें कांस्टेंट होता नहीं है, एंट्रोपी भी उसमें वो नहीं होता। तो ऑल आर रॉन्ग, ऑप्शन डी। 139 में ऑप्शन डी आएगा। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीपी एंड सीवी एज करेक्ट, कौन सा सही है? 140 में आपको पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, लेकिन उन्होंने किस फॉर्म में लिखा है? सीवी को इधर शिफ्ट किया है, तो एम्प्लाइज दैट सीपी आर प्लस ये माइनस सीवी इधर आएगा प्लस सीवी। ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन नंबर डी। 141 में what will be the change in internal energy when work done by the system is। अब यहां again the same situation, work done by the system expansion, work done is positive, the internal energy work done by the system is 50 plus 50k 50,000 है, and heat absorb means positive, emit means negative। 140 del heat 140, what is the work? ये वर्क फाइंड करते हैं कौन सा इक्वेशन यूज करके? अगेन थर्मोडायनामिकल इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। हम ये फाइंड करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। टोटल हीट क्या है? 140, और टोटल इंटरनल एनर्जी, सॉरी इसमें वर्क, सॉरी इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं और वर्क को हमने शिफ्ट करना है। वर्क इधर चला जाएगा और इंटरनल एनर्जी एज इट इज रह जाएगा। वर्क पॉजिटिव है 50 और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? 90 जूल। 90 इज द ऑप्शन, 90 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये था 141 में। 142 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में एग्जांपल क्या है? द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट ऑफ टायर। टायर में से जो मॉलिक्यूल पंक्चर आता है और मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर, जल्दी कंप्रेस करना और जल्दी एक्सपेंड करना, ये भी एडियाबैटिक की प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, दैट वन इज, तीसरा जो ऑप्शन है ये क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। और लिखा है स्लो कंप्रेशन एंड स्लो एक्सपेंशन। अगर एक सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपेंड करते हैं या आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन डी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन डी आया। अब उसके बाद 143 में फिर से मैं बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को रब करता हूं, ये आप नोट करें, पिक्चर ले उनका। और अभी मैंने एक दूसरे एमसीक्यू की तरफ जाना होगा। आते हैं ये 143 सॉरी,
143 में लिखा है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज मांग रहा है कि कितना चेंज आ रहा है, लेकिन क्या लिखा है आगे, इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 8000 जूल ऑफ हीट। डेल्टा क्यू क्या है, 1000 जूल। और फिर क्या लिखा है, वर्क डन इज 500 वर्क इज 500 जूल। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल यू। डेल क्यू कितना है 1000 माइनस इससे आएगा 500, इससे कितना बना, इससे आया सॉरी मैंने डेटा गलत लिखा है, ये 800 है, ये 800 है। इधर आप 800 पुट कर ले, 800 इससे क्या बना, इससे आएगा 300 जूल। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा है 144 में लिखा है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर एक सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रहे हैं तो हीट तो हम देते नहीं है, हम ऊपर से प्रेशर कम करते हैं, सिस्टम एक्सपेंड होगा। उस वक्त जब एक सिस्टम एक्सपेंड होता है तो इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप आएगा और ये ड्रॉप होगा नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव एंड दैट वन इज ऑप्शन बी। 145 लिखा है 145 में, इसमें लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग process the heat is neither absorbed nor released by a system, it is also adiabatic। adiabatic process का definition है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट ना एब्जॉर्ब होता है और ना रिलीज होता है। लाइक थर्मास बॉटल, उसके अंदर कोई चाय रख लो, न हीट अंदर जाएगा ना बाहर निकलेगा, दैट इज adiabatic प्रोसेस। 145 में आता है सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फिर लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो मोलर हीट का डिफिनेशन है। मोलर हीट कैसे डिफाइन होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। ये मोलर हीट कैपेसिटी भी नहीं है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी नहीं है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं है। दिस इज ओनली मोलर हीट कैपेसिटी। ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर नंबर 10 से थर्मोडायनामिक्स से पिछली ईटा से कलेक्ट करके आज मैंने आपको डिस्कस किया, और इसका जो सब कुछ है डिस्क्रिप्शन है वो एंड में होगा। आप एंड में भी मतलब लेक्चर के एंड में भी मैंने स्क्रीन पे दिया है, और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब वो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले 1 मिनट ब्रेक करते हैं।